नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। दिल्ली की हवा स्लो पॉइजन, संदीप दीक्षित का सरकार पर सीधा आरोप। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा है कि राजधानी की हवा अब सीमा पार कर चुकी है। उनके मुताबिक दिल्ली की वर्तमान स्थिति स्लो पॉइजन की तरह आम लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषित हवा की वजह से दिल्ली में रहने वाले सामान्य लोगों की उम्र 6 से 7 साल तक कम हो रही है। वहीं बीमार लोगों के लिए यह खतरा और भी ज्यादा है। संदीप दीक्षित ने कहा कि वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, लेकिन नागरिकों को सरकार के सवाल पूछने चाहिए और उन्हें जिम्मेदार बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पराली जलाने और दिवाली के पटाखों से प्रदूषण बहुत कम समय के लिए बढ़ता है और इसका हिस्सा भी सीमित होता है। संदीप दीक्षित ने प्रदूषण बढ़ने के कई कारण गिनवाए, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वैसे ये जिस विषय पर आज हम कुछ बात करना चाहते हैं उसमें स्वागत शब्द बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दिल्ली और इसके आसपास, और विशेष केंद्रित अपनी बात दिल्ली के आसपास करेंगे, लेकिन पूरे देश में जो हवा के प्रदूषण को लेके, पानी के प्रदूषण के लेके जो बहुत भयंकर स्थिति आई है, उसमें मैं आप लोगों का भी और आप लोगों के द्वारा बहुत से लोगों का एक ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। दिल्ली में बहुत दिनों बाद, जबकि दिल्ली की जो हवा है, प्रदूषित हवा है, पिछले 6-7 साल से हर सीमा पार कर चुकी है। आप लोगों ने, कोई AQI देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई उसको धीरे धीरे एहसास करता है, लेकिन जो हालत आई है, मैं उसको व्यक्तिगत रूप में एक तरीके से मर्डर मानता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा, बार बार डॉक्टरों ने ये कहा है कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उससे एक सामान्य जन का 6 से 7 साल, और अगर कोई बीमार व्यक्ति हो तो ज़्यादा उसकी जीवन कम हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मैं किसी को स्लो पॉइजन करूँ और उसके जीवन में 7-8 साल काट दूँ तो मेरे पे हत्या का आरोप लगेगा। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, किसी सरकार पर नहीं, पर इस व्यवस्था की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहता हूँ कि चाहे इसमें सरकार का दायित्व हो, चाहे हम सबका हो, हम सब एक तरीके से इस सामूहिक क्राइम में हिस्सेदार हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं इस बात को हम लोग और भी हाईलाइट करें। जो 4-5 चीजें निकल कर आ रही हैं, मैं उस पर भी आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। एयर पोल्यूशन ठीक है, बहुत से ऐसे इसके कारण हैं, लेकिन 5-6 इसके ऐसे मुख्य कारण हैं जो सीधे सीधे सरकार के जो कर्तव्य हैं उसके अंदर आते हैं। और इसीलिए हमारी, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे हमारे वो जो इलाके जो आसपास के प्रदूषित हैं उन राज्यों की सरकारें हों, ये इसमें ये कहकर कि इसमें किसानों की गलती है, हवा की गलती है, जनसंख्या की गलती है, ये कहकर बच नहीं सकते। और इसलिए मैं चाहता हूं कि एक नागरिक के रूप में भी हम लोग सोचते हुए अपनी सरकारों पर अब वो सवाल उठाएं और उनको विवश करें कि वो 7-8 ऐसी चीजें जो बहुत साधारण रूप से की जा सकती थी वो करें। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहता था, क्योंकि एयर पोल्यूशन कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन 2003-4-5 में आपके ही दिल्ली शहर ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया था पर्यावरण में। तो ये दिखाता है कि अगर सरकार गंभीर है और सरकार चाहती है तो वो परिवर्तन ला सकती है, जिस परिवर्तन की आज बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। पहली चीज मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कारण है पोल्यूशन के, वो एक थोड़ा बहुत पराली का जलना, और जो कुछ कभी कभी कहा जाता है कि दिवाली के पटाखों से संबंधित, ये कुछ ही 2-1 ऐसे कारण हैं जिससे थोड़ा बहुत सर्दियों के मौसम में प्रदूषण ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जिन चीजों के कारण प्रदूषण हो रहा है, खासकर जो खतरनाक प्रदूषण हो रहा है, वो पूरे साल सतत दिल्ली में चलता है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। क्योंकि हम लोगों को धुआं दिखने लगता है, क्योंकि डेंस होता है, फॉग आता है, इसलिए हम उसको आसानी से स्मॉग कह पाते हैं। तो आप और हम अपने एहसास में, अपने अनुभव में उसका बिल्कुल एक, समझ लीजिए, परिकाष्ठा जो है पोल्यूशन की, उसको क्योंकि महसूस करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि गर्मियों के मौसम में और मौसम में शायद हमको इतना उद्वेलित नहीं करता। लेकिन ये पूरे साल कहानी खतरे से खाली नहीं है। कुछ बरसात के मौसम, उसमें तो आप प्रकृति को ही धन्यवाद कर सकते हैं, जब सारा प्रदूषण बह जाता है। उसके अलावा हालत ऐसी है कि रहने लायक अब ये शहर नहीं बचा है। सबसे प्रथम जो चीज मानी जाती है, और वो पराली नहीं है जो बार बार हमारी सरकारें हमें गुमराह करती हैं। जब तक पंजाब की सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी पंजाब पर मर दिया करती थी। जब पंजाब में आम आदमी की सरकार आ गई तो वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर सारा दोष मरने लगी। बीजेपी की सरकार आई तो उसे फिर से पंजाब दोषी दिख गया। तो इन दोनों पार्टियों से भी मैं कहूंगा कि यार, अपनी राजनीति फिर कर लेना, 3-4 साल बाद चुनाव है तब कर लेना। कुछ तो ध्यान दीजिए हम लोगों की स्वास्थ्य की चिंता पर, कुछ तो ध्यान दीजिए अपने नागरिकों पर। ये हम मानते हैं
कि दिल्ली का नागरिक दुर्भाग्य से पर्यावरण पर वोट नहीं दे रहा है, जो मुफ्त में मिलता है उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन उसके अलावा सरकार का एक कर्तव्य भी होता है जो आपको पूरा करना चाहिए, भले उससे वोट मिले ना मिले। नहीं तो आने वाला समय याद करेगा कि हमारी सरकारों ने हमारे जीवन के साथ वो खिलवाड़ किया जो सरकारों को नहीं करना चाहिए। पहला इसका मैं विषय लाता हूं जो सबसे बड़ा माना जा रहा है, वो व्हीकल पोल्यूशन है, जो 30 से 45% के करीब वहां से पोल्यूशन आता है। और क्यों आ रहा है? और देखिए, पिछले 10-12 साल में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन तकनीक में आए हैं। उन परिवर्तनों का मैं थोड़ा सा आपको दूंगा कि जो ट्रकें हमारी पुराने डीजल में 10,000 पीपीएम के करीब प्रदूषण किया करती थी, वो घट के आज 10 पीपीएम हो गया है। BS4 BS6 के बीच में 90 से 100% के करीब नॉक्स, जो सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग माना जाता है, वो कम हुआ है। टेक्नोलॉजी गाड़ियों की बेहतर हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि इन सब बदलावों के बावजूद भी आज क्यों हवा हमारी खराब हो रही है? हमारी सरकारें बड़ी आसानी से कह देती हैं व्हीकल बढ़ गए, पहले 10,000 थे आज 15,000 हो गए। तो इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि आज जो हर व्हीकल है वो पर व्हीकल बहुत कम पोल्यूशन दे रहा है उसके बनस्पत, जैसा हाल हमारे से 8, 10, 15 साल पहले था। तो इस तरीके के छलावे में क्यों सरकार हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है? ये केवल इसलिए नहीं है कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है या व्हीकल बढ़ रहे हैं, और वो बढ़ेंगे। अगर आप दिल्ली प्रगति कर रहा है या ये देश प्रगति करता है या कोई भी देश करता है तो उसमें व्हीकल बढ़ते हैं। और अगर आपको ये नहीं है कि आप व्हीकल बढ़ते हुए पोल्यूशन से आते हुए व्हीकल से आते हुए पोल्यूशन को टैकल कर सकते हैं, तो आप सरकार कहने लायक संस्था नहीं है। तो व्हीकल पोल्यूशन में सबसे ज्यादा चीजें जो आज मानी जा रही हैं, वो एक तो ये है कि हमारी जो उसकी गति है ट्रैफिक की, वो कम हुई। मैं एक आंकड़ा आपके सामने देना चाहता हूं कि उसी दिन में माना जाता है कि करीबन ट्रैफिक का एवरेज स्पीड होती है 20 से 22 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा, वो शाम को घट के 15 के करीब हो जाती है। सिर्फ इस 8 या 10 किलोमीटर, 5 या 6 किलोमीटर की रफ्तार की कमी होने से 2.5 गुना ज्यादा पोल्यूशन जो एक व्हीकल देता है। अब आप समझ लीजिए, इसी दिल्ली में जब इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का हो गया था, जब फ्लाईओवर्स बनने लगे थे, जब सड़कें टूटी हुई नहीं मिलती थी, तो हमारा एवरेज उस समय रफ्तार जो है 35 से 40 किलोमीटर हुआ करती थी। तो इस सरकार की, चाहे इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसको चलो मान लेते हैं 6-8 महीने मिले हैं, आशा करेंगे कि कुछ सीख लेंगे। आपने अगर व्हीकुलर पोल्यूशन को कंजेशन के कारण, क्योंकि अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए, क्योंकि आज आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, जहां हमको लगता था कि खुली सरपट गाड़ियां दौड़ सकती हैं, वहां बड़े बड़े जैम लगने लगे हैं। ये सरकार के निकम्मेपन के कारण है कि जो हमारी गाड़ियां एवरेज में 30, 40, 45 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, आज 20 या 15 पर आ गई हैं। तो आप समझ लीजिए 21 और 15 के बीच में अगर 2.5 गुना पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो अगर हम 40-45 की स्पीड पर जा रहे होते तो कितना ज्यादा स्वतः ही पोल्यूशन कम हो गया होता। दूसरा, इसके पीछे सबसे बड़ी जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में ध्वस्त हो गया है। जितनी 2013-14 में कांग्रेस बसें छोड़ के गई थी, उससे शायद आधी भी बसें आज नहीं चल रही हैं। और आज जरूरत है इलेक्ट्रिक बसों को धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करने की। और इलेक्ट्रिक में मैं कहूंगा कुछ सरकारों ने किया है, कुछ 70-80 बसें 2-3 साल पहले आई थी, आज भी कुछ दिख रही हैं, लेकिन 2-4-10 बसें लाकर उनका दिखावा करना जरूरी नहीं है। पूरा का पूरा फ्लीट कन्वर्जन की आवश्यकता है दिल्ली में। पहले भी हुआ था, लेकिन आज न केवल बसें कम हो गई हैं, बल्कि अगर आप आंकड़े देखेंगे डीटीसी का, तो घबराने वाले आंकड़े हैं कि टोटल राइडरशिप जो दिल्ली की है, जो 2012-13 में 40 से 41 हजार लाख प्रतिदिन की होती थी, आज 30 से 32 लाख के करीब प्रतिदिन हो गई है। तो आप समझिए, आबादी समझ लीजिए 30-40% बढ़ गई। डीटीसी में नंबर ऑफ पीपल जो चल रहे हैं वो कम हो गए, तो कहां जाएंगे? कुछ मेट्रो ने लिए होंगे, बाकी तो गाड़ियां बढ़ेंगी ना, गाड़ियों में जाएंगे ना। तो जब गाड़ियां बढ़ेंगी और वही गाड़ियां आज ज्यादा पॉल्यूट कर रही हैं पर कार, क्योंकि वो सड़कों पे चल नहीं पा रही हैं, तो आप समझिए कितनी भयावह स्थिति हो गई है। और ये दोनों कारण हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंप्लीट फेलियर और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट फेलियर, जो हम सीधे सीधे सरकार के ऊपर मर सकते हैं। एक और चीज जो हुई है, आप मेट्रो में देखिए, फेज 1 बनता है, फेज 2 बनता है, फेज 3 के बन के काम शुरू होता है, फेज 4 की प्लानिंग हो जाती है आज से 10-12 साल पहले। नई प्लानिंग क्यों नहीं हो रही है? नए रूट्स क्यों नहीं बन रहे हैं मेट्रो में? अगर बसें आप नहीं ला रहे हैं, मेट्रो आप नहीं बढ़ा रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां से लाएंगे भाई? हम और आप चलाने लगेंगे, बसें क्या? ये इतनी दुर्भाग्य की स्थिति हो गई है, और ये त्रासदी सीधे सीधे सरकार के कारण यहां बनती है। फिर एक और कारण जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है,
वो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। और ये तमाम स्टडीज, सरकार की स्टडीज और प्राइवेट स्टडीज ने ये दिखाया है कि कई हमारे यहाँ अनऑथराइज इलाकों में ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही हैं जो पोल्यूशन पैदा कर रही हैं, जो गंदा फ्यूल जिसको कहा जाता है उसका इस्तेमाल कर रही है। और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, वो एविडेंस की आप चाहेंगे तो मैं रिपोर्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों से। इसमें उसके पूरे के पूरे आंकड़े दिए हुए हैं, सबको पता है और आप और हम भी जानते हैं। और मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लेना पड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। अगर हमारी एमसीडी के लोग, हमारे पुलिस के लोग और हमारे राजनीतिक लोगों का इसमें हस्तक्षेप ना हो तो इस तरीके की अनऑथराइज फैक्ट्रियां नहीं चल सकती। जो लोग यहां सीनियर हैं उनको याद होगा 2004-5 में 5-6 साल में दिल्ली में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था जब पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज दिल्ली से हटाई गई थी। उस समय की सरकार ने इसका रिस्क लेते हुए कि कि आप इंडस्ट्री हटाएंगे तो लेबर हट सकता है, इंडस्ट्री हट सकती, फिर के बावजूद भी साल 1.5 साल में बहुत सी इंडस्ट्री हमारे यहां कम की थी। क्यों नहीं उस तरीके के कदम आज उठाए जा सकते? क्या सरकारें हमारी अनपॉपुलर कदम उठाने के लिए नहीं आगे बढ़ना चाहती कि इसमें एयर पोल्यूशन हो? एक और बहुत बड़ा जो इसका कारण है, उसके बाद फिर मैं एक लास्ट बात करके अपनी बात अंत करूंगा। जो हमारे यहां वेस्ट की बर्निंग शुरू हो गई है, इसके पीछे पीछे एमसीडी का निकम्मापन तो है ही। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा दिल्ली में जो आज कहीं भी जाता होगा तो उसको कूड़े के ढेर नहीं दिखते होंगे। लेकिन कूड़े के ढेर का केवल एक, ठीक है, बहुत दिक्कत है लोगों को कि मुकरबा चौक के आसपास बड़ा पहाड़ बनता जा रहा है गंदगी का, वो उतना पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते जितने जगह जगहों पे इसकी बर्निंग के कारण आज दिक्कत हो रही है। और उस बर्निंग में सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो एक आदत बहुत पहले दिल्ली के लोगों को डलने लगी थी सेग्रीगेशन की, आज वो आदत फिर खत्म हो गई है। आप में से जो लोग कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे होंगे, आपको याद होगा कई वर्ष पहले वेस्ट सेग्रीगेशन का एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था। हर कॉलोनी में हरे रंग के और नीले रंग के अलग अलग डब्बे रखे जाते थे। यह था कि लोग आदत करेंगे, उसमें मुझे ठीक से टेक्निकल नहीं मालूम है, लेकिन कंबस्टिबल या जो आराम से कम कार्बन में जल सकते हैं वो अलग जाएंगे और जो टॉक्सिक मटेरियल वाले प्लास्टिक्स हैं वो अलग डब्बे में जाएंगे। इसका प्रयास था कि एक आदत पड़ेगी, धीरे धीरे हम सेग्रीगेट करने लगेंगे अपने वेस्ट को, तो जनमानस भी आगे बढ़कर सरकार का सहयोग करेगा कि हम इस तरीके का वेस्ट बनाएं, एक ऐसा जो पोल्यूटेंट नहीं होगा, जिसको शायद आप बर्न कर सकते हैं, जो दूसरा ये जिसको आप दबा ही सकते हैं और कारण कर सकते हैं। उसमें क्यों एकदम ढील दे दी गई है? मैं मानता हूं ठीक है, इस सरकार को लगता है कि दिवाली में पटाखे आने चाहिए। मुझ जैसा व्यक्ति भी हमेशा लालयित था कि भाई मैं पटाखे नहीं चला पाता, उसमें मैं उसकी इसमें नहीं जा रहा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब इसमें सरकार एक कदम उठा सकती है तो इन चीजों में क्यों नहीं सरकार उठा सकती और लोगों को प्रेरित कर सकती है? भाई सरकार ने आगे बढ़ के सबसे कहा है कि हम ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करें, तो वेस्ट सेग्रीगेशन में भी आप आगे आ सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता आगे बढ़ चढ़कर सरकार की इसमें मदद करेगी। फिर आपको याद होगा बहुत साल पहले एक नई स्कीम आई थी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की। एक हमारे गाजीपुर में लगा हुआ है, एक सहदेव नगर के पास, ओखला के पास लगा हुआ है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स क्यों बंद हो गए? जब टेक्निक अवेलेबल है, पूरी दुनिया में कूड़े को जलाकर उससे एनर्जी बनाई जाती है। तो एक मुझे नहीं याद है, मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल ने एक अजब सा शगुफा छोड़ दिया था कि इसके धुएं से कैंसर होता है। और ये 2013-14 का माहौल था, उसमें पता नहीं क्यों लोगों ने अपनी पूरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग छोड़ के उस व्यक्ति के पीछे पड़ गए और एक इतनी अच्छी टेक्निक जो दिल्ली में सरकारें इस्तेमाल कर सकती थी, इसको कूड़े में डाल दिया। तो इन चीजों पे मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूं कि सरकार अब गंभीरता से काम करे। और जो मैं बातें कह रहा हूं, जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, ये कोई मेरे सोल्यूशन नहीं है, ये एक्सपर्ट्स के हैं, विशेषज्ञों के हैं। और इसी तरीके का काम दिल्ली में एक समय हो चुका है और उसने नतीजे दिखाए थे। और इसलिए मैं चाहता हूं आप सबका कि जो मैं बात आज एयर पोल्यूशन की कर रहा हूं उसमें हम गंभीरता से सवाल लें। मैं इसमें धन्यवाद भी करना चाहता हूं राहुल जी का। कल उन्होंने शायद कल या परसों एक पत्र लिखा है या ट्वीट किया है सरकार को कि 10 तारीख से हमारे अधिवेशन चल रहा है और ये एक राष्ट्रीय समस्या है। इस राष्ट्रीय समस्या को राष्ट्रीय समस्या लेकर सरकार इस पर चर्चा करे, उस चर्चा से व्यापक लोगों से बात करे। मैं तो यहां तक डिमांड करूंगा कि इसमें एमपी लेवल पे, किसी लेवल पे अगर कोई कमेटी बना सके उसको बनाएं, तमाम दलों के लोगों को लें। मैं दिल्ली सरकार को भी, एलजी साहब को अपील करता हूं कि यहां लोगों को इकट्ठा करें, इसको एक जन मूवमेंट की तरह करें। और व्हीकल्स में आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा इन्वेस्ट करिए, आप बसों के सिस्टम पे पैसा इन्वेस्ट करिए, आप मेट्रो पे पैसा इन्वेस्ट करिए। आपको पॉपुलिस्ट राजनीति करने के लिए, पैसा बहाने वाली राजनीति करने के लिए बहुत समय है, मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। लेकिन अगर सरकारें सारा पैसा फ्री में निकाल देंगी
तो मूलभूत काम के लिए पैसा नहीं बचता है, और ये दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। थैंक यू। सॉरी, एक छोटा सा बस पॉइंट छूट गया, क्योंकि वो कहना चाहता था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत मेजर एक्टिविटी है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन में दिक्कत ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन को आप रोके, वो आप नहीं कर सकते, इलीगल कंस्ट्रक्शन को कम कर सकते हैं, लेकिन आज तकनीक में डस्ट कंट्रोल मेजर्स कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल हैं। तो मेरा ये कि वो भी सरकार सुनिश्चित करे कि जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां वहां आप बाकी जो अंकुश लगाते हैं करते हैं वो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन डस्ट कंट्रोल मेजर्स को भी जमीन पर लाकर कोशिश करें कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे बिल्डर्स उससे वाकिफ हों और उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू। सॉरी, एक पॉइंट रह गया था। खास तौर से जो अनधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा है, एक बड़ा विषय रहा है ये दिल्ली के लिए, और पोल्यूशन से जुड़ा हुआ। आपने कहा कि ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, और अगर वोट बैंक के लिहाज से देखें तो एक बड़ा मुद्दा रहा है ये, और इसीलिए शायद छूट मिलती रही है। तो इससे कैसे निपटे सरकार? देखिए सर, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि क्लीनर फ्यूल अवेलेबल है, ठीक है, इसमें क्लीनर गैस भी इस्तेमाल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं कुछ इंडस्ट्रीज को तो गैस का भी इसमें जरूरत है, और इसमें जो विशेषज्ञ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे गैस पे जो टैक्सेशन सिस्टम है वो उसको बहुत महंगा कर देता है। अगर आप सामान्य गैस को, क्योंकि ये लोग कोयला इस्तेमाल करते हैं या और पोल्यूटिंग केमिकल इस्तेमाल करते हैं, मोटा मोटी उसके आसपास अगर उसकी कीमत ले आएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली मूव कर देंगे। क्योंकि देखिए, जब तक एनवायरमेंट में कितनी भी कटिबद्धता हम लोगों से माने, जब तक इकोनॉमिकली इट डज नॉट मेक सेंस, लोग शायद उस तरीके से मूव ना करें। या तो सरकार का डंडा चले और इतनी सख्ती करें, पर हमने देखा है हमारे समाज में इतनी सख्ती कभी एक हद से ज्यादा चलती नहीं है। इसलिए ये अवेलेबल है। हम जो नेचुरल गैसेज हैं जो हम ऑटो में, टैक्सी में, गाड़ियों में आज दे रहे हैं, वही अगर हम इंडस्ट्रीज के लिए भी अवेलेबल कराएं तो एक उससे रास्ता निकल सकता है। लेकर कई तरह के एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर सरकारों को लेनी चाहिए। ये सरकार जब दिल्ली में आई बीजेपी की, छठ से पहले एक वातावरण बनाने की कोशिश की गई थी कि आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग और इन तमाम चीज़ों से इस बार कम से कम दिल्ली के लोगों को गैस चैम्बर से मुक्ति मिलेगी। ये आपको लगता है कि सरकारें सीरियस नहीं रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शॉर्ट टर्म मेजर लेके लोगों को राहत दिया जा सकता है और कुछ लॉन्ग टर्म प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, इस सरकार पर अगर कहें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव के समय इन्होंने हवा के प्रदूषण का, पानी के प्रदूषण का, जमुना जी को साफ करने के मुद्दे रखे थे। ये भी हम लोगों को मालूम है, जो इस बात को गंभीरता से देखते हैं, कि ये कोई 5-6 महीने में होने वाले काम नहीं है। सरकार को भी इस बात को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि बड़े काम का असर आपको 3, 4, 5 साल में ही मिलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता उसमें धैर्य रखती। लेकिन अगर सरकार बड़बोलेपन में चली जाएगी कि हम 3 महीने में साफ कर देंगे, आप अब की बार छठी मैया का जो आप स्नान करते हैं उसमें आपको साफ पानी मिलेगा, तो अगर आप ऐसे वायदे करने लगेंगे जो संभव ही नहीं है, सिर्फ नाटक को छोड़ के, तो फिर औंधे मुंह सरकार गिरती है। और आज जो सरकार के प्रति लोगों के अंदर में एक गुस्सा है, इसका वो इसी से है। अगर आप साफ कहते हैं कि ठीक है साहब, हम उतनी अभी भी जमुना जी नहीं साफ कर पाएंगे। देखिए, आप सबने रोज देखा है कि वो कौन से केमिकल डाल के वो झाग हटा दिया जाता है जमुना जी पे। अरविंद केजरीवाल भी वही करते थे। उस समय बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठाया करती थी। आप भी वही कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म में सबको मालूम है, और सबको मालूम है कि दिल्ली की जमुना जी आज क्यों गंदी है। भाई, मैं आपको छोटे आंकड़े देता हूं। 1998-99 में हमारा टोटल सुएज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी दिल्ली में 330 MGD थी, जो 2013-14 तक बढ़ के करीबन 610 MGD के करीब हो गई। आज भी 11-12 साल बाद वो 646 है। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट आप इंक्रीज नहीं करते हैं तो जमुना जी खुद साफ हो जाएंगी क्या? सबको पता है कौन से नालों से गंदगी आ रही है। सबको यह मालूम है कि जहां से जमुना जी दिल्ली एंटर करती हैं उसमें 1 कोशंट होता है पोल्यूशन का, और जैसे ही नजफगढ़ नाला, 2-3 और नाले जहां जमुना जी में मिलते हैं, उसके बाद जमुना जी क्रॉस कर जाती हैं, तो इतना बुरा हाल जमुना जी का हो जाता है कि जो आज के आंकड़े हैं वो दिखने लगते हैं। आपको जगह मालूम है, आपको कारण मालूम है, क्यों नहीं सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने? इसमें तो मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का
कि 2-3 साल पहले उन्होंने एलजी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वो कह रहा है कि जो इंटरसेप्टर प्लांट्स हैं जो गंदे नालों को साफ करेंगे, उसमें सुना है कुछ प्रगति हो रही है। क्या हो रही है मैं ठीक से नहीं जानता हूं, लेकिन उनका एक हाई लेवल कमेटी है जो कुछ छापती रहती है। चलिए, सरकार, दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही, सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव से, एलजी साहब के हस्तक्षेप से ही हो जाए तो हो जाए। तो उसके अलावा मैं कह रहा हूं कि सरकार को भी, बीजेपी की सरकार को भी कुछ गंभीर कदम लेने पड़ेंगे। और जैसे मैंने कहा, कुछ आपके कदम लोकप्रिय नहीं होंगे। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आपने 15 दिन में जादू कर दिया, तो जादू तो केवल इल्यूजन होता है। और वही इल्यूजन उन्होंने अब की बार भी किया। तभी देखिए, जब उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि जमुना जी में सफाई हो गई है, तो लोगों ने उन घाटों को दिखा दिया कि कुछ मतलब झूठे घाट बनाए गए या पता नहीं कहां से पानी आया। और बेकार में वो जो कार्यक्रम जिसमें हम ज्यादातर श्रद्धा की बात करते हैं, वो कार्यक्रम राजनीतिक रूप से कंट्रोवर्सी बन गया। संदीप जी, सड़कों पे पानी की फॉगिंग हो रही है, पानी गिराया जा रहा है। आपने कहा सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, क्या लग रहा है सरकार देखिए, पानी वाला कदम बहुत इमीडिएट है। पानी वाले कदम से क्या होता है, डस्ट सेटल कर जाती है। डस्ट इतनी दिक्कत नहीं है। देखिए, डस्ट का प्राकृतिक रूप से भी हमारी जिस तरीके से नोज बनी है, उससे प्राकृतिक रूप से हम डस्ट को मैनेज कर लेते हैं। डस्ट की प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो बहुत माइक्रो पार्टिकल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के और NOx के, इनके ये डस्ट में लिपट जाते हैं और फिर उसको टॉक्सिक बना देते हैं। तो वो ठीक है, जहां जहां चलेगा कुछ सेटल कर जाएगी, लेकिन बाकी जो पोल्यूशन है वो तो फिर वहां भर जाएगी ना भाई। इसका मतलब है कि समझ लीजिए नीचे आग लगी हुई है, बर्तन गर्म हो रहा है, आप ऊपर से एक एक करके बर्फ डाल रहे हैं। 1 मिनट के लिए समझ लीजिए अगर 100 मिलीलीटर पानी है तो 5 मिलीलीटर पानी ठंडा हो जाएगा, वो फिर उबलने लगेगा। जो आग जिससे उबल रहा है उस पर तो काम करिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, चलिए ठीक है। आपने जो पहला सवाल पूछा गया था शॉर्ट टर्म मेजर्स का, मैं शॉर्ट टर्म मेजर में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सरकार को भी मुझे नहीं लगता ठीक से पता है। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 ये भी शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। आपको याद होगा एक समय में बहुत हल्ला हुआ था ऑड और इवन का, वो भी शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। और ऑड और इवन के बाद कोई पोल्यूशन कम नहीं हुआ था, ट्रैफिक कम हो गया था। तो हम जैसे लोग जो गाड़ियों में घूमते हैं वो तो बहुत खुश थे कि जहां 15 मिनट लग रहे थे वहां 10 ही मिनट लग रहे थे, लेकिन उसके अलावा बड़े पोल्यूशन में उसका कोई असर नहीं पड़ा था। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स आप रखिए, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, जिसकी जरूरत है उसको करिए। लेकिन कितने दिन तक आप स्कूल बंद करते रहेंगे? कितने दिन तक आप कंस्ट्रक्शन बंद करते रहेंगे? कितने दिन तक आप गाड़ियों को कहेंगे? भाई गाड़ी भी तो आपने बेची है, हमसे रोड टैक्स लिया आपने 10 साल के लिए, और आप अपने निकम्मेपन के कारण सारा का सारा बोझ बच्चों पे डाल रहे हैं कि स्कूल मत जाइए। सारा का सारा बोझ उन पे डाल रहे हैं जिनके पास गाड़ियां हैं कि आप गाड़ी नहीं चलाइए। हमारी क्या गलती है? सड़क हमने तोड़ी है क्या? इलीगल कंस्ट्रक्शन हम होने दे रहे हैं क्या? जहां इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए वहां गंदा फ्यूल हम अलाउ कर रहे हैं क्या? हमारा वेस्ट बर्निंग में आप कोई तरीका नहीं ले पा रहे, दिल्ली कूड़ादान बन गया, जनता ने किया क्या? तो प्रभाव उसका बढ़ चढ़ के तो जनता, मैं कह रहा हूं ठोस कदम लेंगे तो भी जनता आपके साथ आएगी। और आप चाहते हैं कि जनता का सहयोग आए तो आगे बढ़िए, एक सशक्त सरकार की तरह काम करिए। लेकिन सशक्त सरकार का मतलब होता है जनहित में काम करना। आरोप की राजनीति के बजाय महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं सरकार को, क्या इसको लेकर एलजी से मुलाकात भी करेंगे आप? सर, पहले भी बात हुई थी, और जैसे मैंने कहा कि जो पूरा यमुना जी का है, एक बार हमने एलजी साहब से बात की थी, वहीं से मुझे पता चला कि इस पे कुछ कदम आ रहे हैं। राजनीति का मैंने केवल इसलिए नहीं किया कि 3-4 साल बाद चुनाव आएंगे, राजनीति का बहुत समय मिल जाएगा, लेकिन राजनीति से मेरी हवा साफ नहीं होगी, मेरी बच्ची की जिंदगी बेहतर नहीं होगी। जब राजनीति का समय आएगा राजनीति कर लेंगे हम लोग। वो तभी तो मैं कह रहा हूं, दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी इन पर लांछन कसती रहती है, बीजेपी इन पे लांछन कसती रहती है। मेरे हिसाब से इस हमाम में दोनों बराबर के दोषी हैं। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा जो किया जाता है, लेकिन दोनों बराबर के दोषी हैं इस मामले में। इसलिए दोनों से कहूंगा, बाद में कर लीजिएगा राजनीति। 4-4.5 साल बचे हैं चुनाव के लिए, कुछ तो करिए यार। ठीक है, हो सकता है अभी किसी ने, जब मैं यहां आया था, किसी ने कमेंट किया कि यहां एयर प्यूरिफायर है। नेताओं के घर में एयर प्यूरिफायर तो हो सकते हैं, जनता के घरों में तो नहीं है ना, सड़कों पे तो नहीं है ना, पार्कों में तो नहीं है ना, खेल के मैदानों में तो नहीं है ना, जहां हमारा जीवन जो है हम ज्यादातर व्यतीत करते हैं। We have seen students and Delhi residents protesting against Delhi pollution in the streets. Can we expect the protest from Congress in the against pollution in the near future? Well, we have done. I think our PCC president in Delhi has done some press conferences. This press conference is also part of that, although it's at AICC level. Rahul ji has also highlighted this issue.
And I think we would like to take this up far more earnestly. But as I said, we would like to contribute in a positive manner. You see, some problem actually with the Delhi government, both the government before this and the BJP government, is that, see, every protest also comes out of sometimes a genuine welfare need or a genuine development need. And they take protest as a protest, not as an indication of what better they can do. So sometimes we find that the Delhi government does not have a very positive orientation to any kind of protest, right? Which is why we feel that protest will be good for us politically. But as I said, is this a time to only play politics, or to in some way or the other contribute so that the life of the citizens of Delhi and people around it becomes better? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।